गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय साइंस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये जो साल रहा है, इस साल में आपने ये जो वर्ड्स है लाइक ईडी, सीबीआई, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सारे वर्ड्स ना बहुत ज्यादा सुने होंगे। बिल्कुल इन्हीं लोगों का तो साल था। अगर आज के डेट में आप किसी से पूछने जाओ कि ईडी क्या है, तो वो ब्लैंक नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ कह देंगे। वो ये कह देंगे कि अच्छा यही है ना ईडी वाले जिन्होंने केजरीवाल सर को गिरफ्तार करके रखा है। कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न्यूज में अगर है, तो बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको हर टेक्निकलिटी जाननी है। और ईडी तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो जानेंगे ना। और जानना भी चाहिए क्या कि क्यों बनी, कैसे बनी, कब बनी, क्या पावर्स है इनके पास, क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या इनका दायरा है, हर एक एंगल जानेंगे। किसके बारे में? ईडी के बारे में। फिर से आपके न्यूज में थी, क्यों? केजरीवाल सर के चलते। उसके कारण तो है ही, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट रीजन था। आपकी द हिंदू की न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आर्टिकल आया हुआ था रिगार्डिंग ईडी। क्यों? क्योंकि ये एक केस को देख रहे हैं, तमिलनाडु के सैंड माइनिंग के केस को लेके। ठीक है, इन्होंने लास्ट ईयर 3-4 कलेक्टर्स को बुलाया था ताकि वो केस को और अच्छे से जान सके, बट क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो जो कलेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया आने से। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, हमें बहुत काम है और आपने जो काम बोला है करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगा है उसको गैदर करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस रिगार्डिंग केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी है। क्या बात रखी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी वालों ने बुलाया है तो कोई भी मना नहीं कर सकता, आपको एनी हाउ जाना है। ठीक है, जानेंगे कंटेक्स्ट किस रिगार्डिंग में है आपके क्वेश्चन में ईडी को, बट ईडी को भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट। बताइए, प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। मैंने पहले भी कहा मैं इस तरह का क्वेश्चन इसलिए देती हूँ ताकि समझ जाए, आधा क्वेश्चन से निकल जाए, आधा बात जो है, आधा जो ज्ञान है आपको क्वेश्चन से ही मिल जाए, उसके बाद फिर जो बाकी का ज्ञान है जानेंगे। फिलहाल बताइए, ईडी के को लेके ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। सबसे पहले, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में आता है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में? क्या ये बात सही है? क्या ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है? बिल्कुल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जानना है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, आप आ जाना, रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये बताया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि इट इन्फोर्सेस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, क्या ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू करते हैं? ईयर इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना 1999। और मैंने फेमा के रिगार्डिंग बहुत बार क्लास में बढ़ा रखा है, फेरा फेमा दोनों ही अच्छे से बताया है, तो उस टाइम भी बताया था कि इसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं। ईडी बिल्कुल सही बात है, चलो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। और इट इन्फोर्सेस द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। केजरीवाल सर यहीं से तो गए हैं, तो क्या ईडी की पावर है? बिल्कुल है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। आपको क्या बताना था? इनकरेक्ट, तो एनी हाउ गलत ही होगा। ये बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1908 को लागू करता है क्या? क्या ये इन्फोर्स करता है? प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट ऑफ 1988, क्या ये करता है? नहीं करता है। तो फिर कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं। इंपॉर्टेंट होगा बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, ईयर इंपॉर्टेंट होगा, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली ईयर पूछ लिया जाता है। और इन्फोर्स कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। तो आपको आपका आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब जानते हैं ईडी के बारे में क्या है। तो सबसे पहले क्यों है न्यूज में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी है वो एक ब्रॉड अथॉरिटी है। ठीक है, और कहा है कि वो किसी को भी समन कर सकती है रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, ईडी वालों ने बुलाया है तो बुलाया है, आपको जाना होगा। ये जो बहानाबाजी है ना कि टाइम नहीं है, इलेक्शन चल रहा है, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं। ठीक है, और कैसे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 52, जिसमें कहता है कि जो ईडी है वो एनी पर्सन, मतलब किसी को भी समन कर सकती है किसी केस के रिगार्डिंग। और अंडर सेक्शन 50 क्लॉज 3
उस पर्सन को आना होगा, वो बाउंडेड है कि उनको आना होगा ईडी के पास और ट्रुथफुल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगा। सारा जो भी डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये पीएमएलए दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से जाना है। उसके ही सेक्शन में रखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसका अटेंडेंस कंसिडर्ड है कि वो नेसेसरी है, जिसका एविडेंस देना, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में आना, हेल्प करना इंपॉर्टेंट है, उनको एनी हाउ आना है और वो आने के लिए बाधित है। जी हाँ, बॉन्डेड है, ठीक है। कोई भी पर्सन, यहाँ पे एकदम आराम से लिखा हुआ एनी पर्सन, कोई एक्सेप्शन ही नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पे। एनी पर्सन इज बाउंड टू प्रेजेंट बिफोर ईडी, जब ईडी समन करते हैं। पीएमएलए का ये सब सेक्शन है। इसी को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तमिलनाडु की जो साइड माइनिंग वाली केस चल रही है उसी के रिगार्डिंग अगर ऑफिसर्स को ईडी वालों ने बुलाया है तो उनको जरूरी कागजात लेके वहां पे प्रेजेंट होना होगा। आप इलेक्शन का बहाना नहीं दे सकते हैं। हो सकता है उनकी जेन्युइन रीजन हो, सच में इलेक्शन चल रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, ये बात सही है, बट पीएमएलए का प्रोविजन है, आपको फॉलो करना है। चलो जानते हैं ईडी के बारे में। ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट है, मुझे पता है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ, क्या है एक्चुअली। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस होती है उसके रिगार्डिंग देखता है, उसके ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करता है और फॉरेन एक्सचेंज लॉ का वायलेशन को भी देख रखाव करता है। कौन? ईडी करता है, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1956, ठीक है। ईडी वाले 1956 में आए थे। जब वो आए थे तो वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में थे, ठीक है। आपने बोला कि अभी तो अपने क्वेश्चन में पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाले में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते, तो फिर ये आप कैसे बोल रहे हो? सब्र करो, बताती हूँ ना। तो इनिशियली ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में थे, बट फिर बाद में इनको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में रख दिया गया था, ठीक है। बट पहले इकोनॉमिक अफेयर के डिपार्टमेंट में थे। 1956 में इनकी स्थापना हुई और 1957 में इनका फिर से नामकरण हुआ और इनका रिनेम कर दिया गया एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रोल पे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, न्यूज में बहुत ज्यादा ईडी रहती है, तो वन डे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसके अंडर में है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में है, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। और फंक्शन क्या है? अभी ही पढ़ा, पीएमएलए के प्रोविजंस को देखना और आपका फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1919 को प्रोविजंस को देखना, ठीक है, कि वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ईडी वाले इसको इन्फोर्स करते हैं, पीएमएलए को और फेमा को। फेमा और फेरा बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है ना। डिफरेंस जाना है कि फेरा रेगुलेटिंग थी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1974 में आई थी। और जब मैं बोल रही हूँ रेगुलेटिंग, तो जब अगर कुछ रेगुलेशन होता है तो क्या होता है, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो फेरा जो थी वो रेगुलेटिंग बॉडी थी और ज्यादा स्ट्रिक्ट थी इन कंपैरिजन टू फेमा। और फेरा के अंडर में अगर कोई भी लॉ का वायलेशन होता था तो आप क्रिमिनल ऑफेंस में आते थे, लेकिन अगर फेमा का लॉ का कोई वायलेशन होता है तो जो वायलेटर हैं आप नहीं, वो सिविल ऑफेंस के अंडर में आएंगे। फेरा क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस, ठीक है। फेरा हर एक बात की जांच के लिए आपको गवर्नमेंट एजेंसीज का अप्रूवल लेना पड़ता था, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेशन होना था तो बहुत ही रिजिड था, और ये क्योंकि मैनेजमेंट है तो उतनी रिजिड नहीं है, ठीक है। चलो, तो फेमा कब आई? 1999 की एक्ट है। इनको इन्फोर्स कौन करता है? तो ईडी वाले करते हैं। और ईडी वालों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जो उसको चेयर करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और मेंबर्स होते हैं विजिलेंस कमिश्नर के होम सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी और रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। टेन्योर ये भी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत न्यूज में था। क्यों? क्योंकि पहले 2 साल थी बट 5 साल बढ़ा दी गई थी, ठीक है। 2 ऑर्डिनेंस फॉर्मुलेट किए गए थे इसको करने के लिए। सीबीआई और ईडी की जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका जो टेन्योर है उसको 2 साल से 5 साल कर दिया गया था। चलो ठीक है। सीवीसी क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एपेक्स बॉडी है जो करप्शन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करता है। कौन? सीवीसी। और कब आई थी? ये आई थी 1964 में, बट एज एन एडवाइजरी बॉडी आई थी, बट इसको बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था थ्रू सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। ईयर इंपॉर्टेंट होगा, मुझे पता है बहुत पढ़ना होता है, कम नहीं पढ़ना होता है। जैसे इतनी सारे मैंने बोला कि जो सारे एक्ट है आपको सारे ईयर्स पढ़ने होंगे, याद रखने होंगे। मुझे पता है मुश्किल है बट करना है, क्योंकि आपको बनना भी तो ऑफिसर है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे आप। चलो, और हम हैं यहाँ पे साथ देने के लिए, रिवीजन करवाएंगे, पढ़ाएंगे हर एक चीज, कुछ नहीं छूटने वाला। हमने अभी तक
फरवरी मार्च का करंट अफेयर कर रखा है। आप कोई भी बुक उठा लो, मतलब कोई भी बुक, अगर मैं बोल जो इस इंडिया में आ रहे हैं, कोई भी नेशनल क्वेश्चन उठा लो जो फरवरी मार्च में आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी। अब वनडे एग्जाम का क्वेश्चन उठा लो या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का उठा लो, ठीक है, कंसेप्चुअल हो या फैक्चुअल, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है फरवरी और मार्च का। अब ये नहीं कि लास्ट ईयर का उठा के ले आना, बोला कि नहीं ये तो आपने नहीं पढ़ाया तो ये चीटिंग हो जाएगी, ये नहीं करना। चलो यूएपीए, ये भी बहुत न्यूज में रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में हमेशा आए दिनों की ना कोई बॉडी, कोई ना कोई पर्सन को यूएपीए के अंडर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जानेंगे यूएपीए के बारे में भी और क्यों इस क्वेश्चन में है, किस कंटेक्स्ट में है, क्या ये आपके पेपर में था? तो बिल्कुल था, इसीलिए इस क्वेश्चन में है। क्या है यूएपीए बताइए? इसको यूअप्पा भी कहते हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, हम यूएपीए कहेंगे, ठीक है, अनफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद पहले समझ लेते हैं मेरा मतलब है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। 1967 में आया था, मुझे पता है, बट ये यूएपीए के बारे में मुझे लगता है कि अब तक मैंने 2 बार ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर से पढ़ा रही हूँ, तो रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा। जब भी यूएपीए न्यूज में आएगा मैं नहीं छोड़ने वाली कि अच्छा हाँ ऑलरेडी क्लास में करवा रखा है, मैं फिर पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं। तो 1967 में आई थी ये बॉडी और इंपावर करता है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि इन्वेस्टिगेट कर सके और प्रोसिक्यूट कर सके अगर कोई भी ऐसा सेक्शनिस्ट मूवमेंट हो रहा है या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी कंट्री में अराइज हो रहा है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है कि डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये जो एक्ट है ना, इसके अंडर में ये भी प्रोविजन है कि अगर आप साबित होते हैं, अगर कोई कल्प्रिट है एक्चुअली में जो वायलेशन कर रहा है देश की सॉवरेनिटी का, तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट भी है इसमें, ठीक है, इस एक्ट में। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। और ये क्या करता है, तो डिटेंट कर सकते हैं किसी भी इंसान को जो सस्पेक्ट है, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट द चार्ज और ट्रायल 180 दिन तक, ठीक है। एंड फॉर द डिनायल ऑफ बेल, बेल भी नहीं मिलेगी जब तक आप पता ना चल जाए कि आप सही हो या गलत, मतलब आप गिल्टी हो या नहीं हो। जब आप गिल्टी साबित हो जाओगे कि आप बिल्कुल गिल्टी नहीं हो, तभी आप बाहर आओगे, ठीक है। याद रहेगा, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, क्या नहीं याद रह सकता है। जो फैक्चुअल बातें 1967 में स्टैब्लिश हुई थी और मैक्सिमम इसकी जो पेनाल्टी है, डेथ पेनाल्टी मैक्सिमम पनिशमेंट है, हाईएस्ट पनिशमेंट है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और ये डिफाइन करता है दोनों चीज को। बहुत ही कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडीज है जो एक्चुअली में टेररिज्म को और अनलॉफुल एक्टिविटीज को डिफाइन करती है, और ये एक्ट दोनों को ही डिफाइन करता है। टेररिज्म को डिफाइन करता है कि ऐसा एक्ट जो किसी को कॉज करे डेथ या फिर इंजुरी या फिर डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, या फिर थ्रेटन करे यूनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। और एनी अदर कंट्री, ये भी वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, किसी और कंट्री के लिए भी अगर आता है तो ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है टेररिज्म को, ये एक्ट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है, याद रखना। और ये अनफुल एक्टिविटी को भी डिफाइन करता है जो सपोर्ट करता है या इंसाइट करता है सेसेशन को या फिर कैसेशन को ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया दैट क्वेश्चंस और डिसरिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। थोड़ा सा है मुझे पता है, लेकिन समझ जाओगे, क्लियर रहेगा, ठीक है। यूएपीए 1967 याद रखना, स्टैब्लिश हुआ था। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और डिफाइन करता है अनलॉफुल एक्टिविटी को और टेररिज्म को भी। उसके बाद यूएपीए एक्ट है, मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारी एक्ट्स लाएंगी, पॉलिसीज लाएंगी, आपको क्या करना है, प्रोज और कॉन्स जानना है, ठीक है। तो हम जानेंगे ना यूअप्पा, दैट इज यूएपीए का फेवर। क्यों ये एक्ट जरूरी है? तो सबसे पहली बात, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है, बिल्कुल काम कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है कि हम सेफगार्ड करेंगे अपनी इंडिया की सिक्योरिटी को, ठीक है। ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि जो भी स्टेप ले सके ताकि हमारी सॉवरेनिटी का कोई वायलेशन ना कर सके। तो जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्टेप्स है इस एक्ट को, ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है ताकि गवर्नमेंट हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं हो सके, ये कर सके, ठीक है। और काउंटर टेररिज्म मेजर रखा है, ठीक है। सारा एक्ट, सारा प्रोविजन इसमें रखा हुआ है जिससे आप जो टेररिज्म है उसको कॉम्बैट कर सके, ठीक है। हर एक प्रोविजन इसमें मेंशन है ताकि आप टेररिज्म को कम कर सके। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बहुत सारे पावर दिए गए हैं इस एक्ट के अंडर में, और जो ग्लोबल कमिटमेंट है
उसको भी ये फुलफिल करता है। क्या ग्लोबल कमिटमेंट है हमारा कि हम टेररिज्म को कम करेंगे, और टेररिज्म को कम करने के लिए ये जो एक्ट है बहुत पावरफुल टूल देता है हमारे एजेंसीज को, है ना, और इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन भी करता है अगर कोई इंडिविजुअल पकड़ा जाता है, ठीक है। अब फेवर में है तो अगेंस्ट भी है। मैंने कहा कि 180 दिन तक आपको रखा जा सकता है और तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप गिल्टी नहीं प्रूव हो जाते, ठीक है। मतलब आप जब गिल्टी प्रूव हो गए तो आपका जो है वो होगा, लेकिन अगर गिल्टी नहीं है तभी आप छोड़े जाएंगे जब तक प्रूव नहीं हो जाता ये बात। तो वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल ये वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, असेंबली को, और अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री, ठीक है, गवर्नमेंट की ही बॉडी है होम मिनिस्ट्री की, इनका स्टेटमेंट है कि सिर्फ 2.2%, ये नंबर बाबू याद रखना, सिर्फ 2.2% जो भी केसेस रजिस्टर्ड हुए थे बिटवीन 2016 टू 19, उसमें से सिर्फ 2.2% ही कन्विक्टेड थे कोर्ट में। मतलब अगर 100%, मतलब 100 लोग अगर गिरफ्तार होके गए थे अंडर यूएपीए तो सिर्फ कन्विक्टेड रेट 2.2% था। मतलब बाकी जो थे बचे हुए वो गिल्टी नहीं थे, उनको ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्चुअली में बस इतने ही परसेंट एक्चुअल गिल्टी थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है इस लॉ के रिगार्डिंग कि ये बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है और ये यूज किया जा सकता है टू हैरेस इंटिमिडेट इनोसेंट पीपल रैदर देन टू कर्ब टेररिज्म, ठीक है। ये अगर आपसे यूएपीए के बारे में पूछा जाता है, अगर आप ये सब लिखते हो पॉइंट कि ये वायलेट करा फंडामेंटल राइट को, ये नंबर शो करते हो, ये नंबर देते हो, ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट की ही बॉडी बता रही है इस नंबर को, ऐसा नहीं है कोई एनजीओ वगैरह बता रही है, ऐसा नहीं है, तो आप अगर ये लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। क्यों न्यूज में था? तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है अगेंस्ट न्यू क्लिक्स फाउंडर एडिट। ये एक बॉडी है जिसके अगेंस्ट यूएपीए का चार्ज लगा है, ठीक है, याद रहेगा। वापस से क्वेश्चन में आते हैं, आपको क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बताइए। कब अभी मैंने जब पढ़ा रही थी तो 3-4 बार बोला था ईयर के बारे में, 2004 लिखा है, 2004 था, बताओ कौन सा ईयर था? मुझे पता था, अभी जस्ट पढ़ा था और आप भूल जाओगे। याद रहेगा 1967 में आई थी, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट हैज लाइफ इम्प्रिजनमेंट बट नॉट डेथ पेनाल्टी, ऐसी थी क्या? इसमें उच्चतम सजा के रूप में आजीवन कारावास तो है लेकिन मृत्यु दंड नहीं है, क्या है ऐसा? नहीं, मैंने पढ़ाया था और आपने पढ़ा था और बार बार पढ़ाया था और आपने बार बार पढ़ा था और आपको ये वाली स्टेटमेंट याद होगी क्योंकि कंसेप्चुअल थी, आप ये भूल गए होगे क्योंकि फैक्चुअल थी। तो आपको क्या लगा, ये आपसे हमें क्या निकला, ये स्टेटमेंट जो है नॉट डेथ, ऐसा था नहीं था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा है बताओ, neither one nor two, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत, मतलब सही नहीं है, दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि 1967 में आई थी और डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों ही प्रोवाइड करता है यूएप्पा, दैट इज यूएपीए। चलो लेट्स सी आ गई फिर से क्यों क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि न्यूज में आई थी और मैंने कहा है कि मैं स्किप नहीं करने वाली, ये सोच के कि पढ़ा रखा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी भूल गए थे ना, 1967 जैसा आप भूल गए थे और 2004 के बारे में सोचने लगे थे। नहीं, ये तो याद रहा होगा कि 2004 नहीं होगा, बट ईयर नहीं याद रहा होगा, अभी जस्ट पढ़ाया था फिर भी भूल गए थे। करेंगे ना, लेट्स सी। आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अरेंज करना है। किस कंटेक्स्ट में है, तो न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, तो आईएमएफ की बॉडी ने बताया है कि बहुत ही जो ट्रेड रूट है यहाँ पे रेड सी में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी बढ़ रहा है, डिस्ट्रप्शन के चलते जो ट्रेड है वो भी लो हुआ है, ठीक है। गुजरात में बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी रमजान का मंथ चल रहा है, ईस्टर मंथ चल रहा है, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और यूरोप में, जिसके चलते गुजरात के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एयर रूट का यूज करना पड़ रहा है अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रेड सी में डिस्ट्रप्शन है। इसीलिए कीवर्ड निकाला और जाना क्या, रेड सी। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करना है, दैट इज दिस एंटी क्लॉकवाइज, है ना। बताइए, अरेंज कीजिए। मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को क्लास में करवा रखा है, हमने 1 से 15 मार्च का किया था डिस्कशन, उसमें भी मैंने ये किया था। उसमें हमने 1 से 15 मार्च में पूरा जो करंट अफेयर्स था जो डील किया था, हर एक एंगल अच्छे से पढ़ा था। 2 घंटे की कुछ वो सेशन हो रही होगी, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो टाइम निकाल के देखिए, बहुत ही रेलेवेंट है, ठीक है। चलो बताओ, अरेंज करना है रेड सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने बहुत बार बताया कि रेड सी में डिस्ट्रप्शन है,
इंस्टेबिलिटी की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है यमन और यमन में है हौती रिबेलियंस जो ड्रोन का यूज करके, हेलीकॉप्टर का यूज करके, मिसाइल्स तो नहीं बट हाँ उनके पास बहुत ही मॉडर्न वेपनरी है, उसका यूज करके जो भी कार्गो शिप, कंटेनर शिप वहां से गुजर रही है रेड सी से, वहां पे अटैक मार रहे हैं। ठीक है, कौन? यमन वाले। कहाँ? हौती रिबेलियन जो है यमन में। तो यमन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे यमन 2। चलो ठीक है, उसके बाद फिर यमन के ऊपर सऊदी अरब है। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना, और बार बार मैप को देखना, मैप इंपॉर्टेंट होगा। तो सऊदी अरब कौन से ऑप्शन में है? 1। चलो सऊदी अरब से इधर आते हैं तो आता है इधर इजिप्ट। इजिप्ट कौन से नंबर पे है? 3। आपको ऑप्शन में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। 2, 1 और 5, 4 अपने आप मिल गया। क्या? इधर हो गया सूडान, इधर हो गया इरिट्रिया, तो हुआ 2, 1, 3, 5, 4। आपको आपका आंसर मिल गया। इजी था, बहुत इजी था। तो क्यों था रेड सी न्यूज में? जो मैंने बताया, जो भी कहानी बताई वो यहाँ पे कथित तौर पे लिखी हुई है कि डिमांड बढ़ रहा है, बट गुजरात वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यूज करना पड़ रहा है एयर रूट का। आपने कहा है कि पीडीएफ नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, चलो तो ये रहा रेड सी, और मैंने बताया यहाँ पे है यमन, फिर यहाँ पे है सऊदी अरब, ऐसे जाओगे तो इजिप्ट आती है, सूडान आता है, और ये रहा इरिट्रिया जो सराउंड करती है रेड सी को। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सेटर वो समझ गए हैं कि बच्चे समझदार हो गए हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी तगड़ा हो गया है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन कौन सी कंट्री आती है, बॉर्डर लगाती है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि रेड सी बहुत ज्यादा न्यूज में है। और अगर कोई चीज ज्यादा न्यूज में है तो अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज जानेंगे। कम से कम इतना तो होगा कि चलो ठीक है, इधर घुमा के नहीं पूछ रहे, इजिली ही पूछ ले रहे हैं, तो वो तो बहुत आराम से हम क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, है ना। तो रेड सी इंपॉर्टेंट होगा। चलो, और रेड सी के आसपास में जितने भी चोक पॉइंट्स आ रहे हैं, गुल्फ ऑफ सूज, बाबेल मंडेब, ये सब भी, गुल्फ ऑफ एडन, ये सब भी इंपॉर्टेंट होगा, हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है। चलो, आरबीआई न्यूज में था, क्यों? क्योंकि 90 ईयर इन्होंने कंप्लीट किए हैं अपने एस्टैब्लिशमेंट के, इसीलिए आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है आरबीआई के रिगार्डिंग। मुंबई में इनकी सेरेमनी में हमारे मोदी जी भी गए थे, सिक्का लॉन्च किया था 90 रुपीज का। तो आरबीआई के रिगार्डिंग आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा है। आरबीआई क्या 1934 में स्टैब्लिश हुई थी? 1934 में बिल्कुल हुई थी, याद रखना। 1967 में यूएपीए हुआ था और 1934 में आरबीआई हुई थी। चलो ठीक है, फिर आरबीआई को जो सेट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंद्रजीत गुप्ता कमिटी। ओ भाई, क्या इस कमिटी ने किया था? नहीं किया था। मुझे पता है कि आपको पता है कि ये किसने किया था, हाई यंग कमेटी ने किया था। ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी ने किया था, बिल्कुल याद होगा आपको, याद रखना। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने नहीं किया था, आपको आपका आंसर मिल गया। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में क्यों क्या किया था? फिर हमने पढ़ा था जब हमने जाना था कि लोकसभा के इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में मैक्सिमम खर्च कितने कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन डील किया था हमने। तो हमने जाना था कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए पूअर पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। ठीक है, इन्होंने बात कही थी स्टेट फंडिंग ऑन इलेक्शन की, कि गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए ताकि जो पूरा इलेक्शन पार्टी है उनके पास पैसे रहे और आराम से वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। किसकी बात थी, किसकी सिफारिश थी? इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की सिफारिश थी। और बैंक हिल्टन यंग कमेटी। चलो, उसके बाद आपको आपका आंसर मिल गया, उसके बाद क्या पढ़ लेते हैं ताकि इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले ये प्राइवेटली ओन था, बट बाद में इसको नेशनलाइज किया गया था। बात बिल्कुल सही है, 1949 में ये नेशनलाइज हो गया था। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट को अमेंड किया था और एस्टैब्लिश किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, हमने एमपीसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, हर एक एंगल जाना हुआ है। और जी हाँ, 2016 में किया था अमेंड आरबीआई एक्ट को, ताकि एमपीसी स्टैब्लिश हो सके। ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मोदी जी ने तारीफ की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी, वहां गए थे तो भाषण दिया था अच्छे से। और कब कमेंस किया था अपना ऑपरेशन? 1 अप्रैल 1935, 90 साल हो गए हैं, थे एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पे मोदी जी भी, और उन्होंने वहां पे कॉइन जारी किया था और कहा था कि आरबीआई एक एप्रोप्रिएट बॉडी है जो हमें विकसित भारत का जो हमारा विजन है उसको फुलफिल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आरबीआई 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था और काम स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, कंसिस्ट करता है 21 मेंबर, 21 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से एक हमारे गवर्नर साहब रहते हैं। ठीक है, और
4 डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटिव डायरेक्टर रहते हैं और 4 डायरेक्टर रहते हैं जो लोकल बोर्ड्स होते हैं ना, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टोटल 21 मेंबर्ड बॉडी होती है। एक गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है, याद रहेगा नहीं। ठीक है, चलो, आरबीआई को लेके बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, है ना। अब हम हर बार तो ये सारे एंगल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एनिवर्सरी हुई थी इसलिए हमने पढ़ा था। चांसेस कम है कि हम इसको फिर से रिवाइज करें, बट कोशिश करेंगे रिवाइज करने का। याद रखना है 1 अप्रैल 1935। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किसका है? पहले भी पढ़ रखा है, फिर से न्यूज में आया क्योंकि यूक्रेन वालों ने कहा कि अभी तक हम पे 5 ज़िरकॉन मिसाइल इस साल की शुरुआत से अभी तक छोड़े गए हैं। ऑब्वियसली किसका है? रशिया का है। ठीक है, चलो, कहा समझते हैं। यूक्रेन की एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 5 ज़िरकॉन मिसाइल हमारे तक दाग चुके हैं और रशिया का कहना है कि जो ज़िरकॉन मिसाइल है ना, इसका रेंज 1000 किलोमीटर है और ट्रैवल एट 9 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। भाई साहब सही है। चलो, क्वेश्चन, इटली को लेके क्या पढ़ा था? कल ही पढ़ा था हमने कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमने सेलिब्रेट किया था 2023। उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी रोम, इटली में। मेडागास्कर ट्रॉपिकल साइक्लोन गमाने, कहाँ? मेडागास्कर। और सऊदी अरब, सऊदी अरब को लेके हमने क्या पढ़ा था कि इन्होंने स्टार्ट किया है कि ये भी पार्टिसिपेट करेंगे मिस यूनिवर्स के पीजन में, और बोला है कि ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक रूमी नाम की महिला है, वो इनकी तरफ से रिप्रेजेंट करेगी। चलो, किसने? सऊदी अरब ने। और एक चीज पढ़ा था कि इन्होंने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाया है। किसने? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे काफी फैक्चुअल है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को मिली है उनकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है उनका? इन्होंने इनको सक्सीड किया है, तो आपको बताना है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री। नाम से समझ में आ रहा है? अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो बाबू आपको यहाँ पे बोल रहे हैं फीमेल और ये तीनों मेल है, तो आपको आंसर मिल गया, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने सक्सीड किया है। इनका नाम है जुडिथ। ठीक है, जुडिथ। फ्रेंड्स की सीरीज देखी है आपने? पहले बच्चे, मतलब बच्चे नहीं, बट हाँ हमने सब, बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। फ्रेंड्स की एक सीरीज आती है, ठीक है, तो उसमें एक कैरेक्टर है रॉस, उनकी माँ का भी नाम जूडिथ था, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो सोचना कि वही बन गई है। मैंने बोला बहुत है पढ़ने के लिए, तो ऐसे लिंक करके पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। तो ये एक वेब कैम था, मतलब वेब सीरीज था, बहुत ही कॉमेडी वाला था, बहुत टाइम पहले आया था, मतलब 90s के टाइम का ये सीरीज है। अगर देख रखा है तो बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार चीज है। नहीं देखा है तो टाइम निकाल के देखना, कभी कभी 20 मिनट की एक एपिसोड है, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो उसी में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जूडिथ, आप ऐसे याद रख सकते हो। चलो, रिकेन यामामोटो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड किनको मिला? रिकेन यामामोटो को। फिर मिशेल टालाग्रैंड एबेल प्राइज से नवाजा गया। और सफरुद्दौला इब्ने शाहिद, ये बांग्लादेश के एम्पायर है और इनको शामिल किया गया है, शुमार किया गया है आईसीसी की इलीट ग्रुप है ये एम्पायर्स की, उसमें। ठीक है, चलो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किन कंट्री को 2 डॉर्नियर 228 प्लेन दिया है? ठीक है, डॉर्नियर 228 दिया है। बाबू मुझे पता है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे, ऑब्वियसली चाइना, इजराइल, फ्रांस को हम नहीं दे सकते। हम देंगे, बिल्कुल देंगे, हम जब उस काबिल बन जाएंगे। अभी चाइना हमारी दुश्मन कंट्री है, फ्रांस से हम ले ही नहीं सकते, और इजराइल में युद्ध चला हुआ है, वो अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ खरीदे हमसे। गुआना, ठीक है, तो हमने अभी डिलीवर किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है, गुआना को डिलीवर किया है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलो, गुआना यहाँ पे है, फ्लाइट की फोटो देख ली, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर कंट्री आ रही है तो लोकेशन भी देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है रहेगा। साउथ अमेरिका की कंट्री है गुआना, लैंडलॉक नहीं है, देखो यहाँ पे है। ठीक है, लैंडलॉक नहीं है। वेनेजुएला और सरीनेम के बगल बीच में है क्या? गुआना। इस रीजन को लेके हमने बहुत सारे डेवलपमेंट पर रखे हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। अर्जेंटीना, लिथियम ब्लॉक की डील साइन की थी हमने अर्जेंटीना के साथ, और हमने पढ़ा था अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली ये बनाते हैं क्या? लिथियम ट्राइंगल। ठीक है,
वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व लिथियम का इसी एरिया में पाया जाता है। पेरू के लेके हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी क्योंकि डेंगू का प्रकोप बढ़ गया था, 90 डे की हेल्थ इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। फिर कोलंबिया को लेके हमने पढ़ा था कि हमने MOU साइन किया है। क्यों साइन किया है? रिगार्डिंग ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। गुआना को अभी हमने पढ़ लिया कि हमने डॉर्नियर प्लेन दिया है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे है हेती, तो ऑपरेशन इंद्रावती हमने यहाँ पे लगाया। क्यों? क्योंकि इवैक्यूएट करने के लिए हैती में बहुत इनस्टेबल कंडीशन है। और इसी के बगल में है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसको भी लेके हमने पढ़ा था कि इसके साथ हमने साइन किया है क्या? जेटको, ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमिटी। किसके साथ? डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। इंपॉर्टेंट होगा, याद ध्यान रखना। फिर ये रहा निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ को लेके हमने पढ़ा था कि हमने इनके साथ MOU साइन किया है रिगार्डिंग फार्माकोपिया, ठीक है। इन्होंने हमारी जो मेडिसिनल सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज किया है, MOCU साइन किया है निकारागुआ ने। और ये है पनामा और कोलंबिया, इसके बीच में है, डायरियन गैप, इस्थमस ऑफ पनामा पे है। डायरियन गैप न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट है इस एरिया का यूज करते हैं अमेरिका जैसे कंट्री को जाने के लिए, बहुत ही इनह्यूमेन कंडीशन से होकर गुजरते हैं। कहाँ? डायरियन गैप कहाँ है? पनामा और कोलंबिया के बीच में है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। चलो, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, ये हाल ही में न्यूज में देखा गया है, किसने रिलीज किया है बताइए? ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट ये हाल ही में न्यूज में देखा गया है, किसने रिलीज किया है? ये क्या है? अंकटाड ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या बात कही इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि 2024 में 3% तक GDP की बढ़ोतरी को दिखी जाएगी, ठीक है। क्यों दिखी जाएगी बढ़ोतरी? तो इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट कर रहा है, प्राइस जब स्टेबल हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, डिमांड बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो GDP भी बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। उसके अलावा इन्वायरमेंटल गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिसका ट्रेड पे और इन्वायरमेंट पे अच्छा असर दिख रहा है, लोगों का फोकस बढ़ रहा है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। और चैलेंजेस भी बताया, क्या चैलेंजेस होंगे ट्रेड में? कितनी बार बताया? रेड सी में डिसरप्शन हो रखा है, पनामा कैनाल सूख रहा है, ब्लैक सी क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन, है ना, साउथ चाइना सी में अलग भसड़ मची हुई है। तो इन सारे रीजंस के चलते ट्रेड रूट पे डिसरप्शन हुआ है, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के चलते ट्रेड कम हो सकता है, यही सारी चैलेंजेस है। याद रखना, बिल्कुल याद रखना। चलो, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पढ़ा था हमने, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी इनकी रिपोर्ट आई थी, इसने बताया था कि 37% तक ग्लोबली इंक्रीमेंट हुआ है, प्रॉफिट मिला है थ्रू फोर्स्ड लेबर, ठीक है। उसके अलावा इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ILO की, UNEP ने क्या निकाला था, बताया था, फूड वेस्टेज हो रहा है ग्लोबली, ठीक है। 1.5 बिलियन टन का फूड वेस्टेज हो रहा है। कौन कह रहा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा है। किसमें कहा है? फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट में कहा है। किसमें? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ने कहा है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की क्या रिपोर्ट है? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी रिपोर्ट। किसकी आई है? IEA की आई है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी रिपोर्ट। चलो, स्कोर्स 2.0 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये क्या है? कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम है, एक शिकायत निवारण प्रणाली है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? सेबी वालों ने क्या स्कोर्स 2.0 कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम है, वेब बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको कोई कंप्लेन करना है तो आप यहाँ पे जाओ, स्कोर्स जो है सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम, वहां पे जाओ और वहां पे जाके कंप्लेन करो। हालांकि ये इसका सेकंड वर्जन आया है, पहला वर्जन 2011 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपको जानना है बस। स्कोर्स किसकी है? सेबी की है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो लॉन्च कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपने स्टेटस को कि उनका जो कंप्लेन है उसका ट्रैक क्या चल रहा है। इसका सेकेंड जो है स्कोर्स 2.0 स्कोर्स रिटर्न आया है, जो इंटीग्रेट करेगा आपका नो योर कस्टमर, मतलब आपका जो भी है उसको इंटीग्रेट करेगा KYC के साथ, ठीक है।
अच्छा आ गया था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कल ही पढ़ा था। इको निवास संहिता किसकी है? बी की है। उसके अलावा गो होम एंड रीपर्टाइड पोर्टल किसकी थी? नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? अजय कुमार सूद। इन्होंने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया था। क्या था स्वाति पोर्टल? तो वुमेन इन स्टेम, इसके बारे में डाटा प्रोवाइड करता है स्वाति पोर्टल। किसने किया था? अजय कुमार सूद, जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। चलो, नेमास्पिस वैन गोगी, ये हाल ही में न्यूज में देखा गया है। ये क्या है? मेंढक है। मेंढक का फोटो देखा था हमने, जिस वेस्टर्न घाट में पाई गई थी। उस मेंढक के पीछे में एक मशरूम भी उग रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फोटो था। फ्रॉग का नाम था गोल्डन बैक फ्रॉग, वेस्टर्न घाट में पाई गई थी। तो ये वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है ये? निम्पैसिस वैन गोगी। घोंघा भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। घोंघी से मत सोचना। ये है लिजर्ड, एक छिपकली की प्रजाति है, पहली बार पाई गई है। ठीक है, ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने डिस्कवर किया है और इसको नाम रखा है निम्पैसिस वैन गोगी। किनके नाम पर रखा है? तो विंसेंट वैन गोग है। ये बहुत ही फेमस पेंटर है। ये छिपकली है, ये पाई गई है। ठीक है, याद रखना। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी वगैरह में। नीमाटोड, सैरेनिमा, एडम्सी, स्टेरेनिमा, एडम्सी। ये एक नया लिपर्ड पाया गया है। क्या खास है? तो जो पेस्ट कंट्रोल है ना, उसमें काम देगा। क्यों? ये वो पेस्ट में घुसता है और बैक्टीरिया रिलीज करता है, जिसके चलते पेस्ट मर जाते हैं। सी स्लग, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पाया, डिस्कवर किया एक नया प्रजाति सी स्लग का, जिसको नाम किया इन द ऑनर ऑफ आवर प्रेसिडेंट मेलेनकोक्लाइमस ड्रपडी, जो एक सी स्लग है, कोस्ट ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल में पाई गई थी। हमने ये सारा ऑलरेडी पढ़ रखा है। नया पढ़ा, नया जाना, याद रखना। नहीं याद आएगा कोई बात नहीं, आना क्लास सुन लेना, याद हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।